आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। रात 7:30 बजे का हमारा खास प्रोग्राम मुद्दा और मुद्दा जम्मू कश्मीर के कुछ मामलात को लेके हम बहस करने की कोशिश करते हैं। और आज के प्रोग्राम मुद्दा में भी हम बात ही करेंगे और कुछ उस मसाइल, उस मसले की तरफ जो जम्मू कश्मीर के साथ बहुत पुराना वक्त पहले से जुड़ा हुआ है। वो उससे 1990 के हालात थे। कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, खासतौर पर कश्मीर से पंतों की एक बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर से पलायन कर गई, शिफ्ट कर गई, यानी यूं कहीं हिजरत कर गई और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रही, जिसमें बड़ी तादाद जो है जम्मू में बसने लगी। और सरकारी तौर पर जो आदाद शुमार उनमें 65,000 के करीब ऐसे कुंबे हैं जो कश्मीर से शिफ्ट हुए, जिनकी तादाद इस वक्त 65,000 के करीब है। और इनमें से लगभग 40 से 45,000 के करीब जो है, 39,000 वो जो है 43,000 ये जम्मू में है, लगभग 20 के करीब दिल्ली में है और बाकी रियासतों में ये कश्मीरी थी। और फिर इन कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए कई तरह के इकदाम उठाने की बातें भी की गई, उनके लिए पैकेज का ऐलान भी किया गया, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की बात भी की गई। लेकिन सही तौर पे कश्मीरी जो है पंडित जो हैं ये वापस नहीं आ सके। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट देखी गई। आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से जिस शख्स से मुलाकात की, उनकी इससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी। ये महबूबा मुफ्ती थी और महबूबा मुफ्ती बाज़ाब्ता तौर पे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गई और उन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया। और इस मेमोरेंडम में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उन्हें कश्मीरी पंतों की वापसी के हवाले से एक वाइट पेपर भी दिया। और वाइट पेपर के साथ साथ उन्होंने बाकी इश्यूज़ पे बात की, जिस तरह कैद में जो कैदी हैं कश्मीर के, जो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में हैं, उनकी बात की और उनके एमनेस्टी की बात भी महबूबा मुफ्ती ने उनसे गुजारिश की। लेकिन आज के दो मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पे बात। एक, महबूबा मुफ्ती ने अपने इस जो वाइट पेपर दिया है, इसमें उन्होंने ज़मीन, आधा कनाल ज़मीन देने की कश्मीरी पंडितों को की मांग की है, उन्हें ज़मीन दी जाए वापस यहाँ बसाने के लिए। और उसके साथ साथ बहुत से सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल है, महबूबा मुफ्ती साहिबा क्या अभी भी यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही काम कर रही है, जबकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के इस रियासत में चीफ मिनिस्टर थे? तो क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा इंस्टेड ऑफ चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्यों मिली? यही मुद्दा हमारा। और आज के इस मुद्दे पे मेरे साथ काजी इमरान साहब हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान हैं, मुझे ज्वाइन किए हैं। और मेरे साथ ज़ुहैब यूसुफ मीर हैं, ये नेशनल पीडीपी के तर्जमान हैं और श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी। काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब यूसुफ मेरे साथ पीडीपी से ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब तक वो ज्वाइन करते हैं तब तक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप जानते समझते हैं आज की महबूबा मुफ्ती साहिबा 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार मिली हैं और आज उनने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की? खास तौर पे इस वक्त यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। महबूबा मुफ्ती साहिबा को तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त है उमर साहब, उनसे मिलना था, उनको मेमोरेंडम पेश करना था। इंस्टेड ऑफ वहाँ गई, तो वजह क्या है? क्या उनको आपके चीफ मिनिस्ट्री पे यकीन नहीं है, उमर साहब की चीफ मिनिस्ट्री पे यकीन नहीं है, या उमर साहब वो जानती है उमर साहब कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ जाने का मुद्दा मकसद क्या है? देखिए सनम साहब, मैडम मुफ्ती एलजी साहब से मिले इंस्टेड ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये इसका जवाब पीडीपी या पीडीपी के तर्जुमान दे सकते हैं कि क्या सोच थी इसके पीछे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एज ए बीइंग ए सिटीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, सबसे पहले आज जिन चीज़ों पे मैडम मुफ्ती बात कर रहे हैं वो एक ऐसे मसाइल हैं जो हम सबको मिलके उनसे इसको पॉलिटिसाइज न करते हुए इन चीजों पे हम सबको मिलके कोई ना कोई रास्ता बनाना चाहिए। हमें एक मैसेज देना चाहिए सबसे पहले कि बीइंग हम आइडियोलॉजिकली हम डिफरेंस रख सकते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पीडीपी की अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है, लेकिन जहां तक इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट की बात है, वहां पे कुछ चीजें हैं, कोई मौके हैं कि जहां हमें एक जैसा मैसेज देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। बाकी रही बात कश्मीरी पंडितों की, बहुत सारे वक्त में बहुत सारी कोशिशें की गई उनको वापस लाने की। यहाँ मैं देख रहा हूं कि बीजेपी ने यह भी क्लेम किया था हम अलग कॉलोनीज बनाने से या कोई सेक्टर बनाने से कश्मीरी पंडित भाइयों का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आपने वाकई इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने वाकई कोई कोशिश करनी है उन सबको यहाँ पे वापस लाने के लिए, तो जो हम कॉलोनीज डेवलप करेंगे उससे अच्छा जहां उनके अपने रिहायशी घर हैं उनके उसको रेनोवेशन के लिए ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वहां अपने अपने घरों में इनको बसाने के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बाकी दम आज भी आप है। मैं देखेंगे जरा जोहेब यूसुफ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ये पीडीपी के लीडर हैं और जवाद साहब लीडर भी हैं। और जोहेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जरा मैं जानना चाहूंगा, आज महबूबा मुफ्ती साहिबा 6 साल बाद या 2019 के बाद पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिली हैं। आप तक आवाज आ रही है जोहेब साहब? बिल्कुल, एब्सोल्युटली आ रही है आवाज में। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन के लिए। क्या प्रोटोकॉल में उन्हें इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहां पे चल रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का रूल तो एलजी रूल तो चल नहीं रहा है, तो उन्हें तो मिलना चाहिए था चीफ मिनिस्टर से, अगर ये मेमोरेंडम देना था। इंस्टेड ऑफ चीफ मिनिस्टर से मिलने के, इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल पब्लिक जो गवर्नमेंट है वो एलजी साहब से मिली, इसकी वजह जानना चाहेंगे। क्या अभी भी पीडीपी को लगता है कि उमर साहब के, क्या पीडीपी को लगता है कि उमर साहब कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए वो एलजी साहब के पास गए, या कोई और मुद्दा मकसद है इसका? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे क्योंकि आपने 2019 के बाद कहा कि पहली बारी महबूबा साहिबा मिली हैं एलजी से, तो मैं आपको ये बता दूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हैज बीन क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग हमेशा विली कोई भी बिना किसी मुद्दे मकसद के पॉलिसीज के खिलाफ नहीं होते गवर्नमेंट के। हम लोग क्रिटिकल है किसी पॉलिसीज पे, लेकिन जहां पे कोई पॉलिसी ठीक है भी हम उसकी वेलकम करते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि वी आर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। वी आर नॉट, वी डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग एवरीथिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग गवर्नमेंट के क्रिटिकल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग देश के खिलाफ है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट की तनकीद करते हैं किसी पॉलिसी के खिलाफ, या बीजेपी की तनकीद करते हैं किसी पॉलिसी के खिलाफ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं। सो ये सारी चीजें, ये जो कंफ्यूजन है जो बीजेपी फैलाती है, एनसी फैलाती है, जोहेब साहब, एलजी से मिलना देश के खिलाफ या किसी और के मुद्दा यह है कि एज ए प्रोटोकॉल यहाँ पे उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चली, उमर साहब चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड है, नॉट सिलेक्टेड है। आपको अगर जम्मू कश्मीर के आवाम के रिलेटेड कोई इशू था तो प्रोटोकॉल में आपको जाना था वाया चीफ मिनिस्टर ऑफिस, आपको चीफ मिनिस्टर से मिलना था, वहां से लेके वो आगे फिर उनको बताना था। आप डायरेक्ट एलजी ऑफिस गए, तो क्या वजह क्या थी? क्या आपको लगता है कि उमर साहब कुछ कर नहीं सकते इसलिए आप उधर गए, या कोई और वजह है? नहीं, पिछले कुछ टाइम से अगर आप देख लीजिए, पूरा टाइम उमर साहब सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी साहब सबको बोल रहे हैं कि हवाएं बहुत सर्द है लेकिन दिल में गर्मी है, ऑल दीज थिंग्स। और उन्होंने कोई भी इकदाम नहीं उठाए हैं इसके खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनको खुश करना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने, वी हैव ऑलवेज बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ द बीजेपी, बट जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी सेटअप। तो अगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वहां पे भी हम लोग बात करते हैं। इससे पहले, और मैं आपको एक और बात बता दूं, उमर साहब को तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने चिट्ठियां लिखी, बहुत सारी चिट्ठियां लिखी रिगार्डिंग सो मेनी इश्यूज, कोई रिप्लाई आया नहीं। अब वहां से कोई रिप्लाई आया नहीं, तो इसका मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं हमें किसी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहां पे बात करनी चाहिए। जब उमर साहब नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और से बात करनी पड़ेगी। इससे पहले भी चिट्ठियां लिखी है महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, आपको खुद पता है, आपने वो ट्वीट्स, वो सारी चिट्ठियां, आपने उनके बारे में भी डिबेट्स किए हैं। क्या रिप्लाई आया उमर साहब का अभी तक उनमें से? काजी साहब, एक तो चिट्ठियां ने बहुत लिखी मुझे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, जब आज ये जारी थी महबूबा मुफ्ती साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा भी वहां पे एक सवाल था नेशनल पीडीपी लीडरशिप से। ऑन स्क्रीन उन्होंने नहीं बताया, ऑफ द स्क्रीन बताया कि उमर साहब की चलती नहीं है कुछ, तो वहां फायदा क्या है टाइम जाया करने का, ये तो वो लोग बता रहे थे। और ये जो देने का वहां पे एलजी ऑफिस देने का मुद्दा मकसद यही था कि ये पीडीपी वाले बता रहे कि इधर कुछ फायदा ही नहीं है, उमर साहब की सरकार में कोई फायदा नहीं है कोई उनसे अप्रोच करने का। नहीं एजाज साहब, पहले तो हमारे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भाई ने हमारे कुछ चीजें उठाई कि यहाँ पे, ये मुझे नहीं लगता, ये कौन से देश की बात कर रहे थे?
ये बोल रहे थे कि हम देश के खिलाफ नहीं, किस देश की बात कर रहे थे ये? यहाँ बहुत से लोग बता रहे थे हिंदुस्तान ना, की- एलजी देश वो नहीं, सुनिए एजाज साहब, एक सेकंड। हाँ। ये कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं क्या? हिंदुस्तान में ये रहते तो तो हिंदुस्तान की मैडम, बात करेगी। अच्छा, हाँ वही मैं भूल गया था उसी देश बेसिकली। की बात कर रहा था। मीर साहब एक जिसके सेकंड सुन लीजिए मीर साहब प्लीज, 1975 तक। मीर साहब प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए सुनने नहीं, का। मैं उसी देश की बात यही कर रहा था मैडम- जिससे आप लेविसिट मांग रहे थे 1975 तक। बिल्कुल ये वही 1975 के बाद क्या हुआ? मैडम मुफ्ती कर रहा था। वही बयान दे रहे थे जब इन्होंने बयान दिए थे यहाँ श्रीनगर में खड़े होके कि यहाँ पे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा अगर आपने 370 को हटाया। आज वो किन के सामने खड़े हैं और किस तिरंगे के सामने खड़े हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन के बंदे के सामने वो खड़े हैं? बेसिकली मैडम मुफ्ती कब क्या बोल जाए, कब क्या कर जाए, शी इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। वो जिस चीज में अपना फायदा देखते हैं। दूसरी चीज, अगर इन्होंने कोई लेटर्स उमर अब्दुल्ला साहब को लिखी है, इनको पब्लिक डोमेन में उनको लाना चाहिए कि उमर साहब ये हमने आपको चिट्ठी लिखी है, इसका रिप्लाई हमें दिखाइए, आपने क्या रिप्लाई भेजा है। पब्लिक डोमेन में ही है। ठीक है, सुन लीजिए मीर साहब शायद प्लीज। आपको उमर साहब ने बोला नहीं, लेकिन आप वो ट्वीट्स देख प्लीज देखिए जनाब, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था आपके, आप आराम से सुन लीजिए। इंपेशेंट क्यों होना है? आपके पास 15 मिनट और है, अभी आप आराम से बात कर सकते हैं, आप आराम से बात कर सकते हैं। देखिए आज हम जिन हालात में हैं, आज अब एजाज साहब ने बड़ा एक वैलिड सवाल उठाया कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास न जाते हुए एक अब सिलेक्टेड बंदे के पास जा रहे हैं। आज अब इस हालात में, इस कगार में अगर पहुंचे हैं तो उसका बेसिक रीजन और बेसिक वजूहात अगर है, उसका जो बेसिक रीजन है वो मैडम मुफ्ती खुद है, वो पीडीपी खुद है कि आज उनको ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। अगर उन्होंने वक्ती गलत फैसले नहीं लिए होते इस रियासत के लिए, आज जम्मू कश्मीर के लोगों को यह वक्त नहीं देखना पड़ता। जरा गलत फैसला बता दीजिएगा, एक फैसला बता दीजिएगा गलत फैसला जो महबूबा मुफ्ती साहब ने किया। If I can now reply to him. जी बताइएगा ज़ुहैब साहब। देखिए, पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, किसी शर्त पे किया, किसी कंडीशन पे किया, लेकिन आज तक जितनी बारी भी एनसी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया वो बिना शर्त के किया और खुशी खुशी किया। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर अब आपको हमारी तनकीद करते करते कि हमने बीजेपी को यहां पे लाया, ये सारी बातें आपने रूमर्स फैलाए, वो जितना भी झूठ फूट फैलाया, उसके बाद अब आप पावर में आ चुके हैं, आपके पास 50 एमएलए आ चुके हैं, आपने 12 सिलेंडरों का वादा किया, आपने बिजली का वादा किया, आपने पॉलिटिकल डिटेनीज का वादा किया, आपने 370 का वादा किया, आपने 35A का वादा किया, आपने स्टेटहुड का वादा किया, आपने एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो इतने जम्मू कश्मीर में है उसका वादा किया। जिस तरीके से बीजेपी पूरी कंट्री में ये कहती रहती है कि हम डेवलपमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि जाओ नेहरू से पूछो, जाओ इंदिरा गांधी से पूछो, इसी तरीके से अब ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं 50 एमएलए लेने के बावजूद भी। और ये सारे जो वादे मैंने गिनाए, आज ये बोलते हैं हम ये सारे पूरे नहीं करते हैं क्योंकि पीडीपी ने बीजेपी को लाया। हर टाइम पीडीपी ने बीजेपी को लाया। फॉर हाउ लॉन्ग आर दे गोइंग टू हाइड बिहाइंड दिस वेल कि 24 आवर्स आप यही बोलते रहेंगे हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि 2014 में पीडीपी ने बीजेपी को लाया, उसके साथ अलायंस की। अरे यार, अब मूव पास दैट। हम लोगों को अगर वो गलत था भी, ठीक है, वी हैव एक्सेप्टेड दैट कि हमारी जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी मे बी बीजेपी के जो वहां से थे वो सही नहीं निकले, ठीक है, लेकिन आपको उसी बेसिस पे वोट आया। अब तो उस जो आपको 50 एमएलए मिले हैं उसका कोई यूज तो कीजिए, आप कोई यूज कर ही नहीं रहे उस चीज का, तो कैसे चलेगी ये बात? तो अब मतलब 4 साल अब यही राग गाते रहेंगे कि पीडीपी ने बीजेपी को लाया, पीडीपी ने बीजेपी को लाया। 12 सिलेंडर के बारे में बात कीजिए, 370 के बारे में बात कीजिए, सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कीजिए, इतने सारे स्कैम हो रहे हैं उसके बारे में बात कीजिए। आपने 1 लाख नौकरियों का वादा किया है, आपने सिर्फ 2 लोगों को नौकरी लगाया अभी तक। ज़ुहैब साहब, और वो 2 लोग कौन है वो भी आपको पता है। काजी साहब अब कितने 7 महीने सरकार को गए, 7 महीने सरकार में कोई पॉजिटिव चीज लोग बता रहे हैं, पीडीपी बता रही है, कोई किया कुछ नहीं है। अब कब तक ये पिछली वो पिछली कहानी दो कि हमारे पिदरम सुल्तान बूद या हमारा वो था, ये कब तक पिछला किया? पीडीपी ने किया, इनको पब्लिक ने सबक दे दिया, 3 नंबर आज बचे हुए, तो अब वो क्या, आप नए पे बताइए क्या कर रहे हैं आज? नहीं एजाज साहब, मैं बेसिकली आपने मुद्दा ये छेड़ा
कि क्यों मैडम मुफ्ती चीफ मिनिस्टर की जगह एलजी साहब के पास गए। जी, मैंने उसका एक रीजन दिया था। हम अपने काम को पीडीपी के उस हमारे भाई ने खूब तो ये सही कदम था आज accept उधर किया। जाने का? आज पीडीपी नहीं, को मुझे ले नहीं जाना लगता सही है। कदम था? मुझे नहीं, ये सिर्फ एक जो एक पुराना रिलेशन है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ भी नहीं है। नहीं, इसको आपने- ये एक आपका ठीक नहीं हो रहा है रिलेशन, तो हम क्या करें? आप कीजिए कीजिए नहीं, अपना मिस्टर- रिलेशन ठीक। देखिए, जाइए देखिए, 2-3 देखिए। शॉल्स और लेके आइए और दीजिए मोदी जी को, शायद फिर उसके बाद ये काम बड़ा हो जाए। ये बड़ा अच्छा है आपका। आप गुणगान करेंगे तो वो सही है, हम शॉल भी चढ़ाएंगे तो आप बोलेंगे आप चलिए, गुणगान कर रहे हैं। अब जरा इस मुद्दे को थोड़ा सा हटते हैं। आज जोएब साहब, आधा कनाल जमीन जो है सरकार की देने की महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपने इस प्रपोजल में रखा है। सबसे पहले ये वर्कआउट किया गया है ग्राउंड पे कि कहीं आधा आधा जमीन है, या कल गांव देहात में फसाद शुरू हो जाएंगे, मुसलमान कहेंगे जिन लोगों ने जमीन कब्जा कर रखी है छोड़ेगा कौन? देखिए, तो सबसे पहले महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये कहा कि जो वो डॉक्यूमेंट है उसमें ये लिखा है कि जहां जहां से कश्मीरी पंडित माइग्रेट हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे फिजिबिलिटी नहीं हो सकती है कि वो उसी जगह पे उसी मकान में वापस आए, चाहे किसी ने डिस्ट्रेस सेल की हुई होगी या कुछ और भी परेशानियां होंगी, तो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन जो है कहीं ना कहीं जहां पे स्टेट लैंड है वहां पे उनको आधा कनाल जमीन दे देना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? प्रॉब्लम No. है उसमें कि अगर यहाँ पे उनको अपने गांव में जो पीडीपी का एक नैरेटिव था, पीडीपी बता दिए लाइए इनको, हम जिम्मेदारी देते हैं, इनको अपने अपने इलाके अपने गांव में बसाइएगा, ये बहुत अच्छी district बात है। बनाना, अगर ये वहां कॉलोनी पे तो बन गई अपने ना। ये तो वही अगर आपने अपने उस- गांव में जमीन अवेलेबल है तो अवेलेबल जमीन स्टेट लैंड नहीं है तो कहीं और सही, आधा कनाल जमीन कहीं और सही। अगर वहां पे भी अवेलेबल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे आधा कनाल जमीन तो होगी तो दे देनी दीजिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दिस। नहीं, ये 65,000 फैमिलीज हैं, तो एक फैमिली को थोड़ी देनी है, सबको देनी है फिर ना, फिर तो सबको देनी है आधा आधा जो कनाल जो सबको। अपने दिल से आना चाहता है, जो देना चाहिए आना चाहता जमीन है, कब्जा उनको करने के लिए तो उनको आएंगे, देनी चाहिए। जमीन हासिल करने के लिए आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लालची इंसान है वो, हमारे मुसलमान भी हैं, वो हमारे पंडित भाई भी हैं, लालची जमीन के लिए आ ही जाएंगे। अगर सरकार ऐसा कोई ऐलान करती है तो फटाफट दौड़ लगेगी, फिर वो रहेंगे यहाँ पे ना, वो दूसरी बात है, लेकिन दौड़ लगेगी। काजी साहब, क्या आप इस जो ये पॉइंट है इससे मुतमईन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की एज ए स्पोक्स पर्सन? देखिए, कोई भी चीज जम्मू कश्मीर में किसी के इंसान के लिए भी बेहतरी के लिए अगर होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगी। लेकिन ये सिर्फ इस वक्त मैडम मुफ्ती जो कर रहे हैं, मैडम मुफ्ती पॉलिटिसाइज कर रहे हैं चीजों को। अगर यही मौका इनके पास डबल इंजन की सरकार में था, जो वादे इन्होंने बेसिकली उसी लिए सेंटर के साथ गए थे, तो ये चीजें तब क्यों नहीं याद आ रही थी? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, तब क्यों नहीं इस पे काम किया गया? जो फॉर्मूले, जो आज आइडियाज मैडम मुफ्ती दे रहे हैं, इन पे तब क्यों नहीं काम किया गया? इसका मतलब इनके करने में और करने में ये सिर्फ एक लोगों को दिखावा करने की कोशिश की जा रही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरा सिंपल सा सवाल था आपको कि क्या ये सही है? तब की बात तो हमने पिछले बोल दिया, अभी कि पहले जो नहीं, किया गलत किया। मैं मानता हूं। देखिए ये आइडिया, चाहे मैडम, मैंने आपको ऑलरेडी अभी मुझे ये भी नहीं पता था कि उसमें मैडम मुफ्ती ने कोट क्या किया है। मैंने उससे पहले आपको कहा था कि इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होनी चाहिए जहां के वो अगर आप सुनते ही नहीं आए तो क्या फायदा है डिबेट करने का? अगर सुनिए जोएब साहब प्लीज, अगर वहां पे जहां के वो एक्चुअल रहने वाले हैं, उन्हीं जगहों पे उनको बसाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लिया वगैरह पे नहीं। जाए। जोएब साहब, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कीजिए शुरू। कब करेंगे आप शुरू, उसका भी टाइम बता दीजिए, क्योंकि रिजर्वेशन वाले इश्यूज पे आपने बताया था 6 महीने के अंदर हम सब कमेटी की रिपोर्ट दे देंगे। वो 6 महीने तो खत्म हो गए, उसका कुछ नहीं हुआ। आप कपली कश्मीरी पंडित को कब आप रिहेबिलिटेट करेंगे, आप ही बता दीजिए, हम वही डेट हम फिक्स करते हैं, उसके साथ हम उसका सोल्यूशन फिर आपके साइड से सुनेंगे। कर लीजिए उनको अपने घर में। आप 12 सिलेंडर दे दीजिए। आप अनएम्प्लॉयमेंट 1 लाख जो आपने बोला है अनएम्प्लॉयमेंट देंगे, उसके बारे में बात कीजिए। चलिए ठीक है, इफ वी आर स्कोरिंग पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स देन व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। आपने सब झूठ बोला पिछले 6 महीने से, आपसे सब कुछ झूठ बोला। 12 सिलेंडर कहां है? 370 कहां है? उसका रेजोल्यूशन कहां पे है? स्टेटहुड
You have just gone with a begging bowl to the center and done nothing, absolutely nothing about it. You have literally done a forts and bargain. आपने forts and bargain किया और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। आप उन बच्चों का हाल तो देख लीजिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी पे आप ही ने जिनको आप ही ने प्रॉमिस किए थे। आपके जो रूलर साहब हैं वो भी आपसे काफी खफा है, इसलिए क्योंकि आपने जिन शर्तों पे उनकी इमेज को लेके वोट मांगे वो भी सारे गलत, सब कुछ तो गलत है। आप मुझे बताइए आप किस चीज पे काम कर रहे हैं अदर देन वूइंग बीजेपी ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड यू आर फेलिंग मिजरेबली ऑन डूइंग दैट। तो उसके अलावा आप कर क्या रहे हैं? सुनिए मीर साहब, मैं बताता हूँ गवर्नमेंट क्या कर रही है। बेसिकली हमें पीडीपी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे मीर साहब की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है हमें जवाब दे, हम लोगों के हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और हमें पता है हमें 5 साल के बाद फिर लोग इन्हीं लोगों को यू आर इलेक्टेड गवर्नमेंट, आई वांट टू नो एज अ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, आई वांट टू नो। ठीक है, सुनिए मैं वही बोल रहा हूं आपको, आप जिस तरीके का चश्मा पहनेंगे आपको उसी तरीके की नजरिया आपको दिखेगा। आपको जब किसी चीज की आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपका इतना लिमिटेड बजट में आपका राशन का फ्री होना, चाहे वो कैटेगरी ए कैटेगरी के लिए क्यों नहीं हुआ, आपको ये नहीं दिख रहा आज आपका वुमेन ट्रेवल फ्री हो गया है, आपको ये नहीं दिख रहा है, वो उन चीजों की बात नहीं करेंगे आप ये नहीं बात करेंगे कि चलो ठीक है हमने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, अभी हमने एक छोटे से रीजन को पकड़ा। व्हाट यू सेड? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप नहीं कुछ बोला आपने? नहीं प्लीज बताए प्लीज बी लाउड एंड क्लियर प्लीज। चलिए ये दिखाता है व्हाट यू आर, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या हैं। दिस इज ऑन स्क्रीन व्हाट यू आर सेइंग। आप लोगों को कैसे ट्रीट करते होंगे, नहीं आप लोगों को कैसे ट्रीट करते होंगे, यहां से ये पता चलता है आपकी आइडियोलॉजी क्या यहां से आती है। काजी साहब, I want to say something. मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आपने बोल दिया बहुत ठीक है, थैंक यू सो मच। बट मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, उसी लेडी को जिसको आप बस ट्रैवल फ्री दे रहे हैं, उसी से पूछ लीजिए आप, उसका जो बेटा है जो एमएससी करके है वो 11 बजे नींद से उठता है क्योंकि आपकी सरकार उसको नौकरी नहीं दे पा रही है। वही लेडी जिसको सब्जी पिछले साल 100 रुपए की मिलती थी, इस साल उसको 150 रुपए की मिलती है क्योंकि आपकी सरकार के अंदर प्राइस राइज भी हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। उसी लेडी को जो पिछले साल 1000 रुपए बिल भरती थी पानी और बिजली की, वो इस साल 2000 रुपए भर रही है। आपने प्रॉमिस किया कि आप मीटर ही हटाएंगे, आपने मीटर नहीं हटाया। सो प्लीज टेल मी व्हाट आर यू लेडी वर्किंग ऑन। सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज मीर साहब, पहले बात करने से पहले जी। आप एक काम कर लीजिए, पहले कोई क्लास लीजिए, आपको तरीका बात करने का सीखिए पहले। दिस इज नॉट गुड, दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट, ये आपकी पार्टी को रिफ्लेक्ट करता है। आप समझते हैं आप कहां बैठे हैं इस वक्त, आपको पता है आप कहां बैठे हैं। चलिए ये काजी साहब नहीं चलिए जैब साहब को कहीं जाना भी है। जैब साहब को बहुत शुक्रिया, जैब साहब आपने अपना टाइम दिया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काजी साहब मैं आपसे अब लास्ट पे He should apologize for this ना, अदरवाइज नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तरीका है, ये रिफ्लेक्ट करता है इनकी आइडियोलॉजी को। चलिए ये जैब साहब, ये काजी साहब बहुत बड़ा मुद्दा है आज का जाने का, और लास्ट पे आपसे कमेंट जानना चाहेंगे। ये जो है इसमें एक पॉइंट और है कि रिजर्वेशन जो कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन की आज हुई है, सीट रिजर्वेशन, ऑलरेडी यहाँ पे इतना बहुत कुछ था। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस रिजर्वेशन को सपोर्ट करेगी? क्योंकि पीडीपी के जो तर्जमान चले, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं नहीं मानता कि पीडीपी जो है प्रैक्टिकली कुछ करना चाहते हैं ये लोग। अगर इनको प्रैक्टिकली कुछ करना, ये सिर्फ पावर हंगर है और कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं कि हम किस तरीके से लोगों को, इंस्टेंट मैंने आपको पहले भी कहा कि इस वक्त था इस गवर्नमेंट का साथ देने का। अगर आप वाकई लोगों के हमदर्द हैं, आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यहां के आपके अपने लोगों ने वोट दिया है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उनके हाथ मजबूत करने की बात करनी चाहिए थी इस वक्त। ये इस हर चीज को पॉलिटिसाइज क्या होगा इससे, जो मैडम मुफ्ती आज करने गए, मुझे ये बताइए। आपने यही बात तब क्यों नहीं की जब आप ये कहते थे कि अगर कश्मीर का कोई सोल्यूशन निकाल सकता है तो वो मोदी जी निकाल सकते हैं? क्यों नहीं उनसे तब ये 4 सालों में यही इनिशिएटिव लिए गए और इस पे कोई रोड मैप बनाया गया? लोग बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं हर मुंह।
आज का बड़ा फैसला था। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। आज का मूव जो है ये महबूबा मुफ्ती साहिबा को हुआ आफ्टर 370 की एब्रोगेशन 2019 5 अगस्त के बाद पहली बार महबूबा मुफ्ती साहिबा आज जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिली। कश्मीरी पंडितों का बड़ा मुद्दा उस पिछाया रहा, लेकिन उसके साथ साथ एक और मुद्दा भी, और वह है कश्मीर के जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में। आज सुबह कल रात को ही सबसे आपसे पहले बताते चलो, इकरा मुफ्ती साहिबा जो हैं, जो महबूबा मुफ्ती साहिबा की दूसरी बेटी हैं इल्तिजा के बगैर, उनका एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें वो बता रही थी कि ये जो कैदी हैं उनके बैकग्राउंड से लग रहा था वो लॉ ग्रेजुएट हैं शायद, तो वो लीगल पॉइंट्स पे बात करी थी। कश्मीरियों के साथ ये जुल्म हो रहा है, यहाँ के नौजवान जो हैं जो मुख्तलिफ मामलात में कैदों में बांधे मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में, उनकी फैमिलीज़ का क्या, और उसके साथ साथ यहाँ जो ब्रेन ड्रेन की नहीं बल्कि हमारी इकॉनमी ड्रेन भी उससे हो रही है। यहाँ का पैसा दूसरी रियासतों में चला जाता है, जो लोग मुलाकात के लिए जाते हैं, वकील के लिए जाते हैं, सब मामलात को लेके। तो इस पर वो बता रही थी कि उन लोगों को वापस, और यही महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बता दिया आज कि एक बड़ा जुल्म है यहाँ की आवाम के साथ जो मुख्तलिफ कैदियों में है, और एमनेस्टी की बात भी उन्होंने की कि अगर बड़ा कोई जुर्म नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बकौल महबूबा मुफ्ती साहिबा 90s में तो ये सारे यहाँ पे आज़ादी वाले थे, तो फिर कि अब पूरे इंटायर तो ये मामला जो है उनको वापस एमनेस्टी की बात की जाए। तो ये सारे मामला जो आज महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बताए हैं, और इनमें बड़ा मुद्दा कश्मीरी पंडितों की वापसी का, और इसमें पंडितों के लिए ज़मीन के अलॉटमेंट, आधा कनाल ज़मीन पर फैमिली देना उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। तो बहुत से लोग उस पर बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, उन्हें बसाना है तो उन्हीं जगहों पे जहाँ पे वो रहते थे उनको बसा दीजिए। उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके पास अपनी ज़मीनें हैं, कहीं ऑक्यूपाई की है किसी ने तो उसके लिए सरकार बैठी है, सरकार वो उनकी ज़मीन जो है वो रेक्टिफाई करा सकती है, वापस ले सकती है जिसने लिया है। तो बहुत से लोग इस पर बताओ। और दूसरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जो बात की जाए, ऑलरेडी कश्मीर में वो ST SC बाकी के लिए रिजर्व की गई है, तो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन की है, बहुत से लोग बता रहे थे कि इस पर भी डिस्कस होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की। लेकिन बड़ा कदम महबूबा मुफ्ती का साहिबा का जो आज का था, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा वाइट पेपर कोई भी जमात है, कोई भी लीडर जो है लेके आया नहीं पंडितों की वापसी के लिए, बल्कि सब ने उनके लिए वो ऐलानात किए, दावे किए, लेकिन प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिला। मुद्दा इतना ही। रिजवान सुल्तान के साथ अब अपना बुलेटिन देखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। रात 9 बजे दिन भर में फिर होगी आपसे मुलाकात। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।